Foreign trade in India is an important topic in the Class 12 Maharashtra State Board syllabus for commerce students. It covers aspects such as exports, imports, balance of trade, and balance of payments. Ignited Minds Tutorials has uploaded a video on this topic on YouTube, which can be helpful for students to gain better understanding. In recent years, India's foreign trade has witnessed significant growth, with exports and imports both increasing. The government has also taken steps to boost trade, such as introducing reforms in policies, including Make in India and Digital India initiatives. India mainly exports products like petroleum, gems, and jewelry, pharmaceuticals, chemicals, textiles, and engineering goods. The major import items include crude oil, electronic goods, gold and silver, chemicals, and machinery. India has trade relations with numerous countries and organizations, including the United States, the European Union, China, ASEAN, SAARC, and more. Studying foreign trade in India can help students understand the economic implications of international trade on the country's growth and development. It also highlights the challenges faced by India in the global market. With the help of resources such as Ignited Minds Tutorials video on the topic, students can gain valuable insights and knowledge on foreign trade in India. Availability of multiple choices. So due to foreign trade, many products from foreign countries become available in the domestic market. ठीक है, तो आज की तारीख में देखो आराम से आप जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं उसको परचेज कर सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी के पास नाइकी का शू है या भाई साहब एडिडास का कोई टी शर्ट है तो उनके खानदान में कोई ना कोई भाई साहब बाहर गया रहेगा जिसके बाद उनको ये परचेज करने को मिला रहेगा। बट टुडे विथ द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन and foreign trade, okay, what has happened here is you can easily have an access to all these things sitting in India itself. Okay, so due to foreign trade, many products from foreign countries became available in the domestic market. ठीक है, आपके जितने भी मोबाइल फोन्स ले लीजिए, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लीजिए, हार्डली एनी वन ऑफ देम इज प्राइमरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, वो सारे के सारे भाई साहब बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, असेंबलिंग बड़ी इंडिया में होती होगी, लेकिन आपका जो तो प्रोडक्ट जो है वो दैट इज बेसिकली फ्रॉम आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक इंटरैक्टिव पैनल है, दिस बेसिकली अ बोर्ड, इट इज मेड इन चाइना। ठीक है, इट इज मेड इन चाइना, लेकिन हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं कि हमने असेंबलिंग की है इसकी इंडिया में, इस जीएसटी बचाने के चक्कर में। ठीक है, खैर वो उसमें हम नहीं जाना है। ठीक है, बट इफ यू एक्चुअली सी अभी ये असेंबली मतलब क्या होता है, इसका कुछ भी इंटीरियर का पार्ट इंडिया में नहीं बना है। असेंबली मतलब इतना ही होता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब हमारा जो स्विच बोर्ड है वो 220 वोल्ट का है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ वोल्टेजेस होते हैं और उन वोल्टेजेस के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया कि भाई साहब कहीं से इसको इंपोर्ट करवाया है, इसको आप थोड़ा सा अपडेट कर देंगे। क्या अपडेट कर देंगे कि ये इंडियन वोल्टेज में काम करे, मतलब 220 वोल्टेज में काम करे, जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट का ऑप्टिमम वोल्टेज है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, तो इसी को बोलते हैं हम असेंबलिंग। ठीक है, हम दिखाएंगे कि भाई साहब हाँ ये हमने इसको इंपोर्ट किया लेकिन असेंबलिंग इंडिया में हुई है, लेकिन असेंबलिंग के नाम पे सिर्फ इतना ही होता है और इस इतने पे ही हम जीएसटी बचा लेते हैं। ठीक है, ये खैर अलग बात है। बट ड्यू टू फॉरेन ट्रेड मेनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज बिकम अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर्स गेट अ चॉइस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटीज। तो कंज्यूमर के पास में आज की तारीख में चॉइस है। आप मोबाइल फोन लेने जाएंगे भाई साहब, आपके पास तमाम चॉइसेस आ जाएंगे और इनमें से एक भी लगभग इंडिया में नहीं बना है। ठीक है, क्लियर। द फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सो द प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, ज्यादा करके आपके प्रोडक्ट्स जो है तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है। ठीक है, जनरली ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, इट रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल बिकॉज दे नाउ हैव एन एक्सेस टू ऑप्टिमम क्वालिटी गुड्स। ठीक है, सो इट ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
So these are the things that are there. Okay. Features of composition of India's foreign trade. India's foreign trade has undergone a drastic change in terms of composition over the past 70 years. लगभग 70 सालों में बहुत सारा चेंजेस आया हो, और इस चेंज का एक मुख्य कारण है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का आना. ठीक है, इंडिया में क्यों, पूरे विश्व में अभी ग्लोबलाइजेशन हो गया है. ठीक है, ओके. द मेन फीचर्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आर एज फॉलोज. इंक्रीज इन शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम भाई साहब अभी बढ़ गया है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि देखो, जैसे पेप्सी एक कंपनी है, ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी. ये अपने गुड्स जब इंडिया में बेचेगी तो भाई साहब क्या यूएस से मैन्युफैक्चर करके इंडिया में नहीं बेचेगी. ठीक है, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेचेगी, है ना. सो दे विल सेट अप प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया, एंड इन दीज प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेप्सी मेकिंग वुड बी द सेम एज इट इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है. जैसे अगर भाई साहब सैमसंग है, सैमसंग इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन सैमसंग का एसी हो गया या सैमसंग का मोबाइल हो गया, इसके सर्विस सेंटर्स आपको इंडिया में मिल जाएंगे. मतलब पीपल आर ट्रेन टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. अभी आपका अगर सैमसंग का खराब हो जाता है तो आप भाई साहब उसको चाइना या कोरिया नहीं भेजेंगे, है ना. सो यू विल हैव इट रिपेयर्ड फ्रॉम समबडी इन इंडिया इटसेल्फ. तो उसके सर्विस सेंटर्स, ये सारी चीजें हो जाएंगी. ठीक है, सो इससे होता क्या है भाई साहब, आपका इंडिया फॉरेन ट्रेड लास्ट 70 ईयर्स में तो इंक्रीज इन ग्रॉस शेयर. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है. तो पेप्सी एज अ कंपनी ऑब्वियसली इज नॉट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये एक आउटशोर कंपनी है, मतलब आउट ऑफ इंडिया कंपनी है, बट पेप्सी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. इसमें भाई साहब लोग एम्प्लॉयड जो होते हैं वो इंडियंस होते हैं. ठीक है, वो जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडियंस होते हैं, इनके भाई साहब रिटेलर्स इंडियंस होते हैं, एंड फाइनली कंज्यूमर्स भी इंडियंस होते हैं. तो ये जो इनकम का एक बड़ा शेयर है वो इंडिया में ही घूमता है. क्या ये समझ में आ रहा है. भले ही पेप्सी इज एक्चुअली अ ग्लोबल जायंट in the manufacturing of cold drinks and it is earning well, but the major chunk of the income is rotating in India itself. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रॉस नेशनल इनकम में इंक्रीज होगा. ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मनी हैपेंस. जनरली हम ये सोचते हैं कि भाई साहब बाहर की कंपनी है तो बाहर का ही प्रॉफिट, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उस एक बाहर की कंपनी के आने की वजह से कितने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, कितने ही फैक्ट्री सेटअप हुए हैं, और कितने ही ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़े हैं, और कंज्यूमर्स भी ऑब्वियसली बढ़े हैं. ठीक है, तो ये पैसा कहां है, घूम रहा है, इंडिया में ही घूम रहा है. हाँ, इसका मेजर चंक आपके बेनिफिशियरी कंपनी को होगा, बट अ ह्यूज अमाउंट एक्चुअली सर्कुलेट्स इन इंडिया, और इसमें हम बोलते हैं इसका ग्रॉस नेशनल इनकम. इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड. भाई साहब ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है और ट्रेड वैल्यू भी बढ़ता है. ट्रेड वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा भाई साहब, जितना आपका बेचा जाएगा चीज उतना खरीदारी होगी भाई साहब, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, और ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगा, ट्रेड का वैल्यू भी बढ़ेगा. चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स भी आपके बढ़ते हैं. जब आपका मार्केट खुलता है, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हो या फॉरेन ट्रेड के चलते हो, जब मार्केट खुलता है तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़ते हैं. चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स. ओशनिक ट्रेड बढ़ता है, ओशन से जो ट्रेड होता है. ठीक है, जनरली जो आपके पेरिशेबल गुड्स हैं वो हम एयरवेज से ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट जो हैवी गुड्स हैं वो हम ओशन से ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो ओशनिक ट्रेड विल इंक्रीज. ठीक है, अगर आपका धंधा बढ़ेगा तो ओशनिक ट्रेड विल इंक्रीज. जैसे अगर मुझे गारमेंट्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, विल आई चूज एयरवेज और विल आई चूज ओशन वेज. गारमेंट्स आपके खराब नहीं होंगे, आप उसको आराम से ओशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपका खर्चा कम होगा. हाँ, थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उसको पहुंचने में, लेकिन काफी ज्यादा खर्चा कम होगा आपका. ठीक है, हाँ, अगर कोई बहुत पेरिशेबल जैसे आपके अल्फेंसो मैंगोज हो गए जो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, अभी उसको आप एयरवेज में डालेंगे या भाई साहब आप क्या कहते हैं ओशन में, तो ऑब्वियसली ओशन उसमें नहीं डालेंगे, आप वहां पे एयरवेज को चूज करेंगे. ठीक है, सो ओशनिक ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स. आपका भाई साहब अगर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पोर्ट्स भी बढ़ेंगे. सो दीज विल इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज इन शेयर ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम. इन 1990-91 मतलब ये बहुत दर्दनाक ईयर था भाई साहब, और ये वो साल था जब हमने अपनी आंखें खोली और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया. आज की तारीख में जो जिंदगी आप जी रहे हैं ये आप नहीं जीते थे, और बद से बदतर हो जाता था हमारा. हम आज की तारीख में आप जैसे पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं या शायद श्रीलंका का हाल देख रहे हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा खराब हालत हमारी होती. ठीक है, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं किया होता.
ठीक है। 1990s में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। 1990s में इंडिया मतलब बिखर चुकी थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बहुत कम थे, हमने घुटने टेक दिए थे, हमने वर्ल्ड बैंक के पास जाकर लोन मांगा, वर्ल्ड बैंक ने बोला भाई साहब हम लोन देंगे भी तो आप लौटाने की हैसियत नहीं है अभी आपकी, यू विल नॉट बी एबल टू रिटर्न इट बैक, ये लोन का बर्डन बढ़ता जाएगा। हम आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आपका ग्रोथ भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा और आपको घड़ी घड़ी ये लोन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपने मार्केट्स को खोलिए, ठीक है, ओपन अप योर मार्केट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। आप अगर अपने मार्केट्स को खोलेंगे, और हमारा मार्केट्स खुला नहीं था उस टाइम पे, हमारे मार्केट्स बहुत क्लोज्ड थे, वी हैड अ वेरी क्लोज्ड आउटलुक, और इंडिया में इस क्वालिटी के गुड्स भी प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे कि हमारा डेवलपमेंट हो, ठीक है। सो आप अपने मार्केट्स को खोलिए, वर्ल्ड में जितने भी मार्केट्स हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे और आप वर्ल्ड लेवल पे धंधा कीजिए ना, ऑटोमेटिकली आपका पैसा आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वाज अडॉप्टेड। तो 1990 और 91 में हमारा हालत बहुत खराब हो चुका था, वी वर वर्चुअली डिनाइड ऑफ एनी मोर लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दे सेड प्लीज अडॉप्ट दीज मेजर्स एंड मेक सम random changes in your economy, only then you will see an upliftment in the life of people. 1990-91 में share of India's foreign trade, that is import and export in gross national income was 17.55, मतलब gross national income में approximately 18% आपका import और export से आ रहा था, ठीक है, which then increased to 25% in 2006 and 2007। तो अगले 15 सालों में भाई साहब, ठीक है, अगले 15 सालों में ये आपका बढ़कर कितना हो गया, 25% हो गया, ठीक है, एंड 48% ड्यूरिंग 2016-2017। मतलब आप देखो 1919 से लेकर अप्रोक्सीमेटली इधर के 15 साल, उधर के 25 सालों में आपका भाई साहब शेयर जो था 17 से 48 हो गया, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 18 से 48 हो गया, हम बोल सकते हैं 30% बढ़ गया, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, और इसीलिए, और इसका बेनिफिट सबको है, इसका बेनिफिट जो पेरेंट कंपनीज हैं जो भाई साहब इंडिया के बाहर हैं उनको तो है ही, प्लस उन्होंने जो यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है उनको भी है, ठीक है, एवरीबडी इज बेनिफिटिंग इट। इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड, तो आपका भाई साहब सिंस 1990-91 द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हैज सिग्निफिकेंटली गॉन अप। भाई साहब इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो हमारे मार्केट्स भी खुले हैं उनके लिए, हमने भी अपने मार्केट्स उनके लिए खोले हैं, ठीक है, जिसके वजह से भाई साहब देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम, कितना ज्यादा धंधा हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज वॉल्यूम। टुडे इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स गुड्स व्हिच आर सेवरल टाइम्स मोर इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, दैट इज अमाउंट एंड वॉल्यूम। तो दोनों ही तरफ से, वैल्यू में भी और अमाउंट में भी, इन देयर वैल्यू दैट इज अमाउंट एंड वॉल्यूम, बोथ वेज। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, सिंस इंडिपेंडेंस the composition of country's export trade has undergone a change। तो इंडिपेंडेंस से भाई साहब आपका कंट्री का एक्सपोर्ट में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले ज्यादा एक्सपोर्ट होता था कि इंडिपेंडेंस के बाद? पहले ज्यादा होता था, ठीक है, पहले ज्यादा होता था, लेकिन उसमें कंट्री का कोई योगदान ही नहीं था, ब्रिटिशर्स सारा माल लूट कर लेकर जाते थे। तो इंडिया वाज नॉट देयर एज अ कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इंडिया छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था। तो लेकिन यहां से आपके कॉटन, ये सब सारी चीजें भाई साहब लेकर जाते थे, वो जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे और इसी से वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो ले दे के अगर हम देखें तो वहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा था, लेकिन उस एक्सपोर्ट का फायदा इंडियंस को नहीं था, उस एक्सपोर्ट का फायदा था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। दे अर्नड एंड दे बिकेम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। Since independence, the composition of our country's export trade has undergone a change. The manufactured items such as ready-made garments, gems, jewelry, electronic goods, especially computer hardware and software now occupy important place in India's exports। तो इंडिया के एक्सपोर्ट में भाई साहब क्या क्या मिल जाएंगे आपको? रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नाउ ऑक्यूपाई इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। हमने कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से जाना, ठीक है, हमने कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे से जाना है, और आज की तारीख में बहुत सारे बड़े बड़े जगहों पे जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो एक्चुअली इंडियन सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स ने डिजाइन किए हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर हमने ये सब डिजाइन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हमने बहुत सारा डिजाइन किया हुआ है, जेम्स एंड ज्वेलरी में हमारी बहुत सारी महारती है, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी अगर आप देखोगे, जितने भी टूरिस्ट सेंटर्स होंगे ना, आपके जैसे गोवा हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, इंडिया में पूरे जितने भी टूरिस्ट सेंटर्स जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं, ऋषिकेश हो गया, ठीक है, देन वी हैव हरिद्वार, इन सब जगहों पे ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज के लोग आते हैं, दे एक्चुअली हंट फॉर स्टोन्स। हाँ, उसका नाम ऋषिकेश है तो तुम हंस लो भाई साहब,
मतलब जोक का भी कोई लेवल नहीं है यार। ओके, तो ये जितने भी आपके स्टोन्स है, दे हंट फॉर दीज स्टोन्स बिकॉज जेम्स एंड ज्वेलरी आर द थिंग्स विच आर प्राइमरली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर नाउ। तो आपके इंडिया के एक्सपोर्ट में ये प्रोमिनेंट चीजें हो गई, दीज आर बिकम प्रोमिनेंट इन इंडियाज एक्सपोर्ट। चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स, prior to independence India used to import consumer goods such as medicines, clothes, motor vehicles, electrical goods etc. ये सारी चीजें इंपोर्ट होती थी भाई साहब, ज्यादा करके मेडिसिन। आज की तारीख में हम खुद ही सबसे बड़े मेडिसिन मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, ठीक है, वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। मेडिसिन, क्लॉथ इंपोर्ट होता था, बजाय मतलब हम अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में कॉटन हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो क्लॉथ हमारे इधर से एक्सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ पे क्यों ऐसा होता था बोलो, क्लॉथ हम क्यों इंपोर्ट करते थे, बजाय इसके मतलब बावजूद इसके कि हम एक बहुत बड़े कॉटन मैन्युफैक्चरर हैं, व्हाई डिड वी इंपोर्ट क्लोथ्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस, ऐसा क्यों होता? हाँ नहीं, बनाना नहीं आता था ऐसा नहीं है, तभी ब्रिटिशर्स लोग हमारा कॉटन लेकर जाते थे, वहां पे अपने फैक्ट्रीज में बनाते थे और उसी चीज को वापस इंडिया में बेचते थे, ठीक है। मतलब हम कहां से मैन्युफैक्चर करेंगे, हम हमारा कॉटन वही लेकर चले जा रहे हैं, तो हम अपना कपड़ा कहां से बनाएंगे, तो वही कपड़ा बनाकर हमको ही बेच रहे हैं, मतलब हमको दो तरफा लूट रहे हैं। एक तो इधर से जो माल लेकर जा रहे हैं एकदम सस्ते में या तो फ्री में, और उधर से माल फिर इधर ही बेच रहे हैं, ठीक है। सो हम अपना माल इधर खो भी रहे हैं और अपने ही माल से बना हुआ जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं। सो ये डबल लूटिंग हो गया हमारा, ठीक है। इसीलिए क्लॉथ हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ पे कॉटन की खेती बहुत मैक्सिमम अमाउंट में होती है, स्टिल वी यूज टू इंपोर्ट क्लोथ्स, ठीक है। मोटर व्हीकल्स वी यूज टू इंपोर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गुड्स भी हम इंपोर्ट करते थे भाई साहब, ठीक है, ऑल दीज वर इंपोर्टेड। नाउ इंडिया मेनली इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स लाइक हाईटेक मशीनरी, बहुत हाईटेक मशीनरी हम आपके भाई साहब इंपोर्ट करते हैं, बहुत कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जो, क्या कैपिटल गुड्स मतलब कौन से गुड्स होते हैं? यस पांडे जी, कैपिटल गुड्स मतलब कौन से गुड्स होते हैं? अरे अकाउंटिंग में कहीं नहीं किए हो कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग? कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फैक्ट्री में चलाए के जो, तो जिन चीजों को, जिन गुड्स को आप यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर, जिन गुड्स को आप यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन, उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो आज की तारीख में बहुत बड़े बड़े हाईटेक मशीनरी को हम इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। आपने कुछ दिनों पहले सुना रहेगा कि एक मतलब एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लेबरर्स एक उसमें फंस गए थे इन अ टनल, ठीक है, एंड उनको इवैक्यूएट करने के लिए कोई हाईटेक ड्रिलिंग मशीन्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू इवैक्यूएट देम। सो इस तरह की हाईटेक मतलब कोई मशीनरी होगी तो ही हम उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके, केमिकल्स, देन वी हैव केमिकल्स व्हिच आर इंपोर्टेड, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, स्टील एक्सेट्रा, ठीक है, स्टील एक्सेट्रा। इट हैज आल्सो इंपोर्ट्स पेट्रोल, तो पेट्रोल तो हमारे पास भाई साहब है नहीं, तो ऑब्वियसली पेट्रोल तो हम इंपोर्ट करेंगे। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर डेफिनेटली इंपोर्टेड, अलॉन्ग विद दैट दीज थिंग्स लाइक capital goods like high tech machinery, chemicals, fertilizers, these things are also imported, ठीक है। तो ये है हमारा भाई साहब आपका इंपोर्ट। ओके, ओशनिक ट्रेड, मोस्ट ऑफ इंडियाज ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू सी रूट्स। इंडिया हैज गॉट गुड ट्रेड रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज सच एज नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड श्रीलंका, ठीक है। इनके साथ भाई साहब आपका एक अच्छा खासा इनका रिलेशनशिप है, गुड ट्रेड रिलेशंस, ठीक है। The share of India's oceanic trade is around 68% of the total international trade. तो आप सोचिए इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी धंधा होता है, इंडिया का ओशन ट्रेड उसका 68% है, ठीक है। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड बाय इंडिया हैपेंस थ्रू ओशन रूट्स, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जैसे हमारे मुंबई में ही आपके भाई साहब कितने सारे पोर्ट्स हैं, देखो मजगांव पोर्ट है, यहाँ पे JNPT है, ठीक है। ऐसे आपको पोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली, क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है दैट इज ह्यूज, राइट फ्रॉम गुजरात राइट ऑल द वे अप टू बे ऑफ बंगाल। इसको अगर हम देखेंगे 7500 किलोमीटर है, ठीक है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट। तो इतना बड़ा एक जो कोस्ट लाइन है उसको हमने बहुत सारे पोर्ट्स में डेवलप किया है। विशाखापट्टनम हो गया भाई साहब आपका, गुजरात के सी कोस्ट हो गए। सो ये सारे जितने भी पोर्ट्स हैं दे मेक थिंग्स, बल्क में हम गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं कंटेनर्स में, ठीक है।
The share of India's oceanic trade is around 68% of total international trade. Development of new ports. Earlier, India depended mostly on Mumbai, Kolkata and Chennai. ये पहले इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस ये पोर्ट्स डेवलप हुए थे. पहला पोर्ट जो डेवलप हुआ था वो था कोलकाता में, उसके बाद भाई साहब मुंबई डेवलप हुआ एंड देन चेन्नई. ठीक है. So earlier India depended mostly on Mumbai, Kolkata and Chennai ports for its foreign trade and these ports were overburdened. तो आपका भाई साहब क्या होता था, काफी ज्यादा बर्डन हो जाता था. जैसे अभी रियल एस्टेट वालों ने तो भाई साहब बहुत लोगों को डैश बनाकर यहाँ पे जमीनें बेची हैं. ठीक है. क्या? क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है. पिछले 20 साल से मैं सुन ही रहा हूँ, पता नहीं कभी आएगा शायद. लेकिन एयरपोर्ट क्यों आएगा? वाई इन metropolitan city like Mumbai would you need 2 airports? क्यों? क्योंकि भाई साहब नहीं हो पा रहा है. ठीक है. मैनेज नहीं हो पा रहा है. जो एयरपोर्ट हमारा है मुंबई में, इतना ज़्यादा कार्गो और पैसेंजर का एयरलिफ्टिंग हो रहा है कि वो मैनेज नहीं हो पा रहा है. इट इज़ बेसिकली वो छोटा पड़ रहा है हमारे लिए, इसीलिए वी नीड अनदर एयरपोर्ट. ठीक है. तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन हमारे इन पोर्ट्स में भी डेवलप होने लगा, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, कि यहाँ पे भी जो पोर्ट्स थे वो छोटे पड़ने लगे क्योंकि गुड्स बहुत ज़्यादा आने लगे. तो इसीलिए पूरे कोस्ट लाइन में हमने बहुत सारे जगहों पे पोर्ट्स डेवलप किया है. अर्लियर इंडिया डिपेंडेड मोस्टली ऑन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट्स फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड्स एंड दीज पोर्ट्स वेर ओवरबर्डन्ड. रिसेंटली इंडिया हैज डेवलप्ड न्यू पोर्ट्स एट कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, नाहरसेवा एक्सेट्रा टू रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग पोर्ट्स. तो बर्डन रिड्यूस करने के लिए इन सब जगहों पे वैसा पोर्ट्स को डेवलप किया गया है. डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. India's foreign trade has undergone a drastic change in terms of direction over the last 70 years. Direction of our foreign trade means that the countries to which India exports as well as the countries from which it imports goods and services. Foreign trade मतलब क्या है भाई साहब? उन सारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उन सारे कंट्रीज की बात कर रहे हैं जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं. तो जहां से भी हमारा धंधा हो रहा है उन कंट्रीज की बात की जा रही है. तो हमारे देखिए फॉरेन ट्रेड डिपेंड करता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है. ठीक है. फॉरेन पॉलिसी क्या है मतलब आप नेशंस के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं. आपको क्या लगता है कि 1914 से 1919 तक पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, 1939 से 1945 तक दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, तीसरा क्यों नहीं हुआ, या चौथा या पांचवा तक हम क्यों नहीं गए? हाँ, थोड़े छोटे मोटे वॉर्स हो रहे हैं बट नॉट टू दैट लेवल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एज इट हैपेंड इन दीज 2 वर्ल्ड वॉर्स. सो व्हाई हैव वॉर्स नॉट हैपेंड? Wars in such a massive scale have not happened. क्यों? ज्यादा नहीं, वो तो सबको मालूम है. तो जो 1919 में बर्बादी हुई थी वो नहीं मालूम था, फिर 1939 में क्यों बर्बादी करने गए? मालूम था ना, देखा ना, दहशत देखा ना हमने, कितने ही लोग बर्बाद हो गए, कितना ही प्रॉपर्टी बर्बाद हो गया. फिर भी हम 1939 में 20 साल बाद फिर से वॉर में गए और वो भी कंट्रीज एकजुट होकर. तो ये वर्ल्ड वॉर लेवल हो गया ना. तो ये क्यों नहीं हो रहा है? वाई इज इट नॉट हैपनिंग? हाँ, ये ज़रूर है कि हमको एहसास हो गया है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वाई आर नेशंस नॉट गोइंग? देखो, अगर वॉर को डिसॉल्व करना है ना तो एक ही चीज़ है, बिजनेस को बढ़ाओ. ठीक है. आप अगर अपने किसी कंट्री के साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स में हैं, वो आपसे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उनसे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. धीरे धीरे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी. ठीक है. डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ जाएगी कि यू कैन नॉट, वो आपके क्लाइंट हो गए और आप भी उनके क्लाइंट हो गए, यू कैन नॉट हैव अ वॉर. ठीक है. दिस इज द ओनली वे टू डिसॉल्व द नेचर ऑफ वॉर. यही एक तरीका है वॉर को डिसॉल्व करने का. ठीक है. इसीलिए जैसे जैसे धंधा बढ़ता गया, जैसे जैसे इंटरलिंकिंग बढ़ती गई, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, वॉर की सिचुएशन डिफ्यूज होती गई. आज अगर हमने सऊदी कंट्री से पंगा ले लिया, हमको भाई हमारी गाड़ियां कल नहीं चलेंगी भाई साहब. राइट, वी नो दिस. राइट. Similarly, they also will depend upon all the agricultural food products from us. हम उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स देते हैं. ठीक है. तो उनके लिए भी हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है और हमारी भी उनके ऊपर डिपेंडेंसी है. दिस डिफ्यूजेस द सिचुएशन ऑफ वॉर. ठीक है. तो ये आपके फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन ट्रेड जो है वो आपके फॉरेन रिलेशंस पे डिपेंड करता है. कुछ कुछ खड़ूस कंट्रियां होती हैं, भाई साहब किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं निभाना है, दे आर एक्चुअली ऑन अ ट्रैक ऑफ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट. लेकिन कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है. ठीक है. Okay. In other words, the direction of trade
consists of destination of exports and the sources of imports. Prior to independence, most of India's foreign trade was with Britain. इंडिया का कुछ था ही नहीं, सच माने तो भाई साहब इंडिया डिडंट एग्जिस्ट एज अ कंट्री बिफोर द ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट. तो ऑब्वियसली सारा जो फॉरेन ट्रेड चल रहा था वो यहाँ पे कुछ मर्चेंट्स और कुछ नवाब्स के साथ और ब्रिटेन के साथ चल रहा था. सो ब्रिटेन यूज्ड टू होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ब्रिटेन यहाँ से सब कुछ लेकर जाता था, वो इसी चक्कर में इंडिया में आए थे. दे हैड कम हियर टू डू बिजनेस. हम ही गधे थे जो उनको भाई साहब रूलर बना दिया. ठीक है, दे हैड कम टू डू बिजनेस इन इंडिया. ठीक है, but we are the ones who chose them to make rulers. Okay, however after independence a new trade relation with many other countries were established. तो पहले हमारा ट्रेड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ लगभग 200 साल तक सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही सीमित था, क्योंकि वो हमको झक मार के भाई साहब उनके साथ ही ट्रेड रिलेशन रखना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा और कोई खरीदार नहीं था और ना ही किसी और को वो यहाँ पे एंट्री दे रहे थे. उन्होंने फ्रेंच लोगों को भी भगाया, उन्होंने पोर्तुगीज को भी भगाया, उन्होंने डच को भी भगाया. इन सब से वो लड़े और पूरा इंडिया में उनका होल्ड हो गया. ठीक है, सो आवर आफ्टर इंडिपेंडेंस न्यू ट्रेड रिलेशंस विद मेनी अदर कंट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड. नाउ यूएसए हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर फॉलोड बाय जर्मनी, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम. तो अभी इंडिया के साथ भाई साहब यूएसए, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ बहुत घनिष्ठ ट्रेड रिलेशंस हैं. ठीक है, वेरियस सेक्टर्स में आपके ट्रेड रिलेशंस हैं. ठीक है, देयर आर मेनी सेक्टर्स इन विच ट्रेड रिलेशंस आर देयर. Okay, choose the correct option. Foreign trade is also known as internal trade, external trade, home trade, international trade. क्या हो जाएगा भाई साहब? तो this will be basically external trade and आपका international trade. ठीक है? Types of foreign trade: import trade, export trade, entry port trade, internal trade. So this will be basically import, export and entry port. Okay. असर्च इंटरनल ट्रेड में फॉरेन ट्रेड का कोई लेना देना है, वो तो आपके देश में ही चल रहा है वो. ठीक है, इंटरनल ट्रेड जो हो रहा है. ओके, असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन एंड रीजनिंग एक टाइप का, आप जो लोग सीबीएसई के होते हैं उनको इस पैटर्न का भली बात ही ज्ञात होता है. आप लोगों का शुरुआती तौर पर ही आ रहा है. असर्शन और रीजनिंग में मतलब दो स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, और एक होता है असर्शन और एक होता है आपका रीजन. ठीक है, तो एक सिचुएशन होगी कि असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है. दूसरा सिचुएशन होगा कि भाई साहब असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है. तीसरा सिचुएशन असर्शन सही है, रीजन गलत है, और चौथा सिचुएशन असर्शन गलत है और रीजन सही है. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली टू. ओके, इंपोर्ट ट्रेड लीड्स टू इनफ्लो ऑफ गुड्स टू होम कंट्री. इनफ्लो ऑफ गुड्स टू होम कंट्री, क्या ये सही है? इंपोर्ट ट्रेड मतलब इनफ्लो ऑफ गुड्स टू होम कंट्री, अंदर आना, गुड्स का अंदर आना. ठीक है, ओके. इंपोर्ट ट्रेड इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड, आई एम सॉरी, क्या ये इंटरनल ट्रेड है? नहीं, क्योंकि इंपोर्ट ट्रेड भाई साहब फॉरेन गुड्स का बाहर आना है, अंदर आना है. ठीक है, सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. इज इट करेक्ट? ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस वुड बी करेक्ट. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड मतलब आप बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं चीजों को. ठीक है, लेकिन क्या ये एक इंटरनल ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड मतलब आप सब्जी बाजी बेच रहे हैं खुद में, जो आपका धंधा चल रहा है आपस में, उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं. तो दिस इज नॉट एन इंटरनल ट्रेड, दिस इज अ फॉरेन ट्रेड. ठीक है, ओके. असर्शन में देखिए, फॉरेन ट्रेड लीड्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या ये सही है? फॉरेन ट्रेड में भाई साहब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बराबर से होगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड. क्या इसका रीजन होगा? क्या ये सही है कि 3 टाइप के फॉरेन ट्रेड होंगे, और वो क्या क्या होंगे? व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड? एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंट्री पोर्ट. ठीक है, ओके. तो क्या ये इसका रीजन है? ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है. सो हम यहां पे बोल सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू. नहीं, ये नहीं होगा, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ए अपनी जगह पे सही है, आर भी अपनी जगह पे सही है, बट आर इज नॉट द. यहां पे आप टाइप की बात कर रहे हैं, यहां पे आप भाई साहब रिसोर्सेज के एलोकेशन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग चीजें हैं. ठीक है, ओके. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके. रीसेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, ये थोड़ा सा असर्शन और रीजन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे 1-1 मार्क्स के, और लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन मैं बोलता हूं सबसे अच्छा एमसीक्यू अगर आपको क्रैक करना है ना, तो असर्शन एंड रीजन होता है, अगर आपने उसको टेक्निक को समझ लिया. प्रॉब्लम ये है कि आपके स्टेट बोर्ड में ये हाल ही में चालू या लागू हुआ है, सीबीएसई वालों का भाई साहब 6-7 से चल रहा है ये. ठीक है,
तो इसीलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, या जहां पे भी आपको असर्शन और रीजन के क्वेश्चन सीखे उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये बना बनाया मार्क्स है, सब कुछ सेंटेंसेस आपको लिखे रहेंगे, आपको देखना है कौन सा सही और कौन सा गलत है, कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इन अदर वर्ड्स, इट इज आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री। सिंपल भाई साहब, ठीक है। ओके, रिसेंट तो आपके भाई साहब किन किन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके जेम्स। इंजीनियरिंग गुड्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं। अभी पेट्रोलियम से बहुत सारी चीजें बनती है, क्रूड ऑयल जो होता है उससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। एक तो होता है आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब तो जो हो गया। इसके बाद बहुत सारे कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं वो उससे बनते हैं, ठीक है। इसको हम भाई साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं भाई साहब? एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब आप बोलेंगे यार पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हो तो तुम पेट्रोलियम फिर बेच क्या रहे हो, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचते हैं हम, मतलब जो चीजें, देखिए जब आप क्रूड ऑयल से डीजल और भाई साहब पेट्रोल और केरोसिन इन सब चीजों को निकाल लेते हैं तो कुछ चीजें रेसिडुअल बन जाती हैं, और ये जो रेसिडुअल चीजें हैं इनसे हम बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। वैसलीन, क्रीम्स, ये सब जो है आपके पेट्रोलियम जेली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो इनसे बनते हैं। केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स बनाते हैं बहुत सारे, और केमिकल प्रोडक्ट्स इनको भी भाई साहब हम एक्सपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द रिसेंट ट्रेंड्स इन जेम्स एंड ज्वेलरी। जेम्स एंड ज्वेलरी आर वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियाज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। बहुत सारे लोग बाहर के इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया में जो जेम्स एंड ज्वेलरी क्राफ्ट या भाई साहब डिजाइन होता है, ठीक है। ओके, the share of these items is the total merchandise exports of the country was 13.3% in 2014-15। तो आप देखो भाई साहब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जितना भी मर्चेंडाइज हमने एक्सपोर्ट किया है उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी का कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 13% था। कब? 2014 में। इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टेड आइटम्स विद इन दिस कैटेगरी आर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। द एक्सपोर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हैव ग्रोन फ्रॉम 16 बिलियन यूएस डॉलर्स टू 24.8 बिलियन यूएस डॉलर्स ड्यूरिंग 2010। बस अब 4 साल में ये 16 से अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन डॉलर्स बढ़ा है, ठीक है। टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है, तो रेडीमेड गारमेंट्स, इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि कॉटन यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। सो वी आर बेसिकली अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन, एंड बीइंग अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटन वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑल दीज टेक्सटाइल्स, ठीक है, और ये टेक्सटाइल्स को हम भाई साहब एक्सपोर्ट कराते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज ऑफ टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। The share of textiles and garments in total exports of the country was 11.3% in 2014-15। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 11% था 2014-15 में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर ले, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द कंट्रीज पेट्रोलियम कैपेसिटी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 2001 and 2, ठीक है। द शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, जो हम टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रोज फ्रॉम 4.3% इन 2000 to 2001 to 20.1% इन 2013-14। तो भाई साहब 4% से भाई साहब 20% बढ़ गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट्स, ठीक है। केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स हैव बीन रीजनेबली गुड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, काफी सारे केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देयर शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री वाज अप्रोक्सीमेटली 10.4% 2014 में, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू, तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? रेफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया, ठीक है। ओके, इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स, इन अदर वर्ड्स इट इज इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू होम कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। द ट्रेंड इन इंडियाज इंपोर्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। क्या क्या? ऑब्वियसली हमको पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत भारी मात्रा में हमारे यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं, और भाई साहब आपके टूरिस्ट व्हीकल्स चल रहे हैं, प्लस ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, ये सब भी चल रहे हैं, यूटिलिटी व्हीकल्स भी चल रहे हैं। सो वी वुड नीड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम। आयरन एंड स्टील, ठीक है, वी नीड आयरन एंड स्टील बिकॉज द अमाउंट ऑफ आयरन एंड स्टील दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अस, और ये एक मतलब ये जो सेक्टर है ये हमारा अंडरमाइंड सेक्टर है, मतलब हमने आयरन एंड स्टील को प्रॉपरली अभी तक यूज नहीं किया है। अदरवाइज प्रॉपरली अगर हम इसको यूज कर पाएंगे तो वी विल नॉट बी इन अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टिंग आयरन एंड स्टील, ठीक है।
गोल्ड, गोल्ड भाई साहब आपका आता है फॉर ऑर्नामेंट्स वगैरह, और फर्टिलाइजर्स, दीज आर द थिंग्स विच आर बेसिकली गेटिंग इंपोर्टेड, ठीक है। पेट्रोलियम, petroleum has always been the most significant important item in India's trade in the pre as well as post reform period, ठीक है। तो हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके पहले भी और उसके बाद भी पेट्रोलियम हमारा उसी कदर इंपोर्ट हुआ है। हम पेट्रोलियम जनरेट नहीं कर पा रहे, ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज नहीं है पेट्रोलियम जनरेट करने के लिए, तो हमारा उल्टा बढ़ गया है, पेट्रोलियम कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। ओके, इन 1992 it had a share of 27% in the total imports which currently stands at around 31%. so 27 से भाई साहब आपका 31% बढ़ चुका है, ठीक है। देखो पहले टोटल इंपोर्ट्स हमारे कितने थे पेट्रोलियम का शेयर 27, और अभी मतलब ऑलमोस्ट 15 साल बाद या 16 साल बाद जो भी ये कितना 31% हुआ है, मतलब ज़्यादा बढ़ा नहीं है, 4% बढ़ा है। तो ये वाला गैप हम कहाँ से कवर कर रहे हैं? देखो इन चीज़ों को समझ को थोड़ा, अभी ये आंकड़े अगर आप देखते हैं ना तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये 31% है, ये 2017 का होगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली भाई साहब कितने साल हो गए, उधर 10 और इधर 7, 17 सालों में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी हुई है। 17 सालों में आप सोचिए कितनी गाड़ियां बढ़ गई हैं, तो सिर्फ 4% की बढ़ोतरी क्यों है? तो गाड़ियां बढ़ी हैं तो पेट्रोलियम का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, डीजल का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, सो आपका इंपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा है। वाई? हाँ, सीएनजी इज वन थिंग, यस, व्हाट एल्स? सीएनजी इज वन थिंग, डेफिनेटली। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हमने यूज करना चालू किया है और कहीं कहीं पे फोर्सिबली यूज करना चालू किया है। टूरिस्ट व्हीकल्स को भाई साहब सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी आ रहे हैं। आप देख रहे हो भाई साहब बसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं। और क्या है भाई साहब, व्हाट एल्स? हमने भी पेट्रोलियम को एक्सप्लोर किया है। ये आप जैसे पनवेल के आगे जाओगे, देखो ओएनजीसी है, ठीक है। ओएनजीसी इज बेसिकली एम्प्लॉयड इन व्हाट? एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम। तो हमने भी कुछ जगहों को, कुछ सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पे इंडिया से पेट्रोलियम निकल रहा है। सो सम अमाउंट ऑफ डेफिसिट इज कवर्ड फ्रॉम देयर, ओके। आयरन एंड स्टील, द शेयर ऑफ आयरन एंड स्टील इन द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन, ये एक अच्छा ट्रेंड है और ये और ज्यादा डिक्लाइन होना चाहिए। 4.9% पहले था, अभी 2.1% है। दिस शुड डिक्लाइन, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे जगहों पे आयरन ओर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका अच्छा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए आपको भरपूर मात्रा में चाहिए कोल, और फिलहाल हमारे पास कोल की कमी हो गई है। समझ में आ रहा है? ये हमारे पास आयरन ओर भरपूर मात्रा में है, लेकिन इस आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए चाहिए हमको बहुत भारी मात्रा में कोल, और कोल में हम डेफिसिट में जाते जा रहे हैं, ठीक है। वी आर इन अ डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ कोल, एंड दैट्स वन रीजन व्हाई वी विल हैव टू यूज इंपोर्टेड आयरन। बट ये जनरली गिरना चाहिए, दिस शुड ड्रॉप मोर, ठीक है। गोल्ड, मतलब हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में आयरन है, वी डोंट नीड टू इंपोर्ट। The only reason why we would need to import is because we are not able to use iron ore as a resource due to shortage of coal, ठीक है। ओके, गोल्ड है भाई साहब आपका, द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेड आइटम इज गोल्ड। ये एकदम फालतू वाला है, इसको नहीं इंपोर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे भाई साहब इतने सारे फेस्टिवल्स, त्योहार, शादियां, इन सब में गोल्ड को एक सिंबल माना जाता है, ठीक है, स्टेटस सिंबल माना जाता है, एंड हेंस बहुत बड़ी मात्रा में इसका एक्सपोर्ट होता है, इसका इंपोर्ट होता है। The second most important item is gold. However, the gold imports declined from 53.3 billion US dollars in 2011 to 27. This is a good trend. Because gold अगर आप देखा जाए तो ये है किस लिए? ये सिर्फ आपके ऑर्नामेंट डिजाइन के लिए है और किसी काम में तो आता नहीं है ये, ठीक है। This is a healthy trend. This was primarily due to fall in international gold prices and various policy measures taken by the government to curb gold imports. पहले बहुत सारी स्मगलिंग भी होती थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कर्ब किया है, और गवर्नमेंट बोल भी रहा है कि भाई साहब कहाँ इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं इसका हमारे देश में आने से फायदा क्या है? देयर इज नथिंग दैट वी आर गेनिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। हम इतनी बड़ी कीमत देकर इन चीजों को ला रहे हैं, बट जस्ट स्टेटस सिंबल के लिए ला रहे हैं। ओके, फर्टिलाइजर्स भाई साहब आपका, द शेयर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 4.1 टू ओनली 1.3। देखो ये एक इजिली रिप्लेसेबल चीज है। ज्यादा करके जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आपके केमिकली मैन्युफैक्चर होते हैं, और इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर है केमिकल्स का, व्हाई कांट इट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फर्टिलाइजर? सो ये धीरे धीरे गिर जाएगा, ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। दिस विल ऑलमोस्ट डिक्लाइन टू जीरो, ठीक है। एक बार आपने कोई फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया
देखो आप क्या देखते हैं कि किस कंट्री में कौन सा क्रॉप ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसके मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा फर्टिलाइजर यूज हुआ है, उसी फर्टिलाइजर को आप मंगाते हैं। एक बार आपने उस फर्टिलाइजर को मंगा लिया, उसका फॉर्मूला जानने में कितना ही टाइम लगेगा, फिर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर कीजिए, ठीक है, कोई कॉपीराइट थोड़ी है भाई साहब, ठीक है। सो इसके वजह से ये गिर जाएगा क्योंकि हमारा केमिकल्स में कोई मतलब कमी नहीं है। इनफैक्ट वी आर गुड एक्सपोर्टर ऑफ केमिकल्स। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है भाई साहब, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वैल्यू इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो किसी इकोनॉमी में, एक मिनट, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। एक साल में, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। समझ लो, अभी देखो आपका एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट अगर आपका इंपोर्ट से ज्यादा हुआ, दिस इज हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर बराबर हो गए तो भाई साहब खतरा है थोड़ा सा, और अगर इंपोर्ट आपका एक्सपोर्ट से बड़ा हो गया देन यू आर नेगेटिव, तब आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। अकॉर्डिंग टू एल्सवर्थ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ summary statement of all transactions between the residents of one country and the rest of the world। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, समरी स्टेटमेंट है सारे ट्रांजैक्शंस के जो एक कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होता है। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर क्रॉस, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ systematic record of all economic transactions completed between its residents and the rest of the world during a given period of time, usually a concept of a year। ठीक है, एक साल में जितने भी आपके सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जितने भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो गए हैं completed between its residents and the rest of the world during a given period of time, usually concept of a year। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the difference between the value of a country's exports and imports for a given period। एक साल हो गया, 6 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, जो भी आपका गिवन पीरियड है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आपका एक्सपोर्ट हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज बेसिकली अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। बहुत कोशिश कर रहे हो जगह रहने की भाई साहब रोनिक। अकॉर्डिंग टू बेंथम, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज द रिलेशन ओवर अ पीरियड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। ठीक है, तो जो भी आपका भाई साहब रिलेशनशिप है कि भाई साहब कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट, तो किसी भी हेल्दी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को अगर आपको हेल्दी बनाना है, यू विल हैव टू ऑलवेज कंसीडर दैट एक्सपोर्ट्स हैव टू बी मोर देन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर of gross domestic product in developed countries, poor countries, developing countries, least developed countries। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ये डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो, ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का ट्रेड जो धंधा है बिटवीन कंट्रीज वो ज्यादा स्ट्रांग होगा किसका, डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अभी देखो भाई साहब, आप बैठे बैठे यहाँ पे लेट्स से लैपटॉप यूज कर रहे हो, लैपटॉप में जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, ये कहाँ का प्रोडक्ट है भाई साहब, आपने बनाया है? नहीं, यूएस का प्रोडक्ट है। सो आप जो अपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो वो भी आपने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है भाई साहब, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो। जितना ज्यादा आप देखोगे किसी कंट्री का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब वो उतना ज्यादा डेवलप होगा। आप पेप्सी भी पी रहे हो भाई साहब, वो यूएस कंपनी है। आप भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट के जो छोटे छोटे एप्स यूज कर रहे हो, ठीक है, वर्ड हो गया भाई साहब, एक्सेल हो गया, ये सारे भी भाई साहब कहाँ पे बने हैं, यूएस में। तो इसका मतलब यूएस विल स्टैंड आउट एज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री फॉर यू।
ठीक है, ओके। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर, ब्रिंग चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? So this will be to earn foreign exchange definitely, to encourage investment definitely, and to lead to division of labor. ठीक है, okay, okay. Check your graphs. Choose the correct option. Balance of payments is constructed for a given period. Systematic record value of all international transactions based on market prices. तो ये भाई साहब तीनों में भी हो जाएगा, ठीक है। Constructed for a given period, systematic record and value of all international transactions. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ गिवन पीरियड। क्या ये गिवन पीरियड के लिए होता है? 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को ट्रैक करते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ये, सिस्टमैटिक कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, ये सिस्टमैटिकली आप डिजाइन करते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसकी वैल्यूएशन है। बेस्ड ऑन मार्केट प्राइसेस नहीं भाई साहब, मार्केट प्राइसेस पे नहीं है, आपके वैल्यू कितना आपका एक्सपोर्ट हुआ और कितना आपका इंपोर्ट हुआ, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल गुड्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल हो जाएगा भाई साहब। एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल गुड्स क्या होते हैं? हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज, यस। व्हाट एल्स? ऑनलाइन कोर्सेज इज इनविजिबल, जिसको आप टच ना कर सके, इनटैंजिबल हो जो, ठीक है। और क्या हो जाएंगे भाई साहब? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज, ये भी तो आपके दीज आर इनटैंजिबल ना, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? क्या इसका एक्सपोर्ट हो रहा है? ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, क्या ये सही है? विजिबल गुड्स नाइकी के शू हो गए, एडिडास के शू हो गए, गारमेंट्स हो गए। एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स मतलब कौन से हो जाएंगे? ये जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, ये सब आपके इनविजिबल गुड्स हैं, ठीक है, ओके। इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स विल ऑल बी देयर, ओके। चलिए भाई साहब 1 2 3 एंड 4 क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके। कंप्लीट द कोरिलेशन। डोमेस्टिक ट्रेड इज टू इंटरनल ट्रेड एज इंटरनेशनल ट्रेड इज टू एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। As international trade will be to external trade, ठीक है। Trade difference, trade between different countries dash trade within the country, domestic trade। Trade between different countries क्या हो जाएगा? Foreign trade, ठीक है, या international trade या external trade भी बोल सकते हैं। Highest share in imports is to petroleum, highest share in exports, very good, gems and jewelry, ठीक है, gems and jewelry, इंजीनियरिंग गुड्स है, मेरे को लगा भाई साहब जेम्स एंड ज्वेलरी है, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, ओके। कंप्लीट द कोरिलेशन डैश सेकंड मोस्ट इंपोर्टेड पेट्रोलियम, मोस्ट इंपोर्टेड आइटम। तो हमारे इंडिया में भाई साहब पेट्रोलियम तो है नहीं, इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो वी वुड नीड पेट्रोलियम ऑन अ वेरी हाई बेसिस, ठीक है। सो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेड आइटम हमारे लिए क्या है? पेट्रोलियम। ये कौन सा हो जाएगा? हाँ नहीं, गोल्ड तो सबसे ज्यादा है भाई साहब, गोल्ड उल्टा गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर्स है या केमिकल्स होगा, दोनों में से कोई एक होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं भाई साहब। गोल्ड, अरे बाप रे, समीक्षा गोल्ड इतना कम, अभी तो पढ़ा कि गोल्ड इतना ज्यादा है। खैर, ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट्स इज मोर देन इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट्स इज मोर देन एक्सपोर्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका ट्रेड सरप्लस मतलब जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, और ट्रेड डेफिसिट कब हो जाएगा भाई साहब? जब इंपोर्ट आपका एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, okay, find the odd word out, types of foreign trade, import trade, internal trade, export trade, intraport trade, कौन सा जाएगा? रोनित, अरे बेटा बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट, सो रहा है बैठ के वहां पे। इंपोर्ट ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, और कौन सा हो जाएगा? इजी, यस सर। इंटरनल ट्रेड ना भाई साहब, इंटरनल ट्रेड का फॉरेन ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, तुम आपस में जो ट्रेडिंग कर रहे हो भाई साहब, ठीक है, एक दूसरे से जो माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ये भाई साहब तुम्हारा इंटरनल ट्रेड, इसका फॉरेन ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंट्रीपोर्ट ट्रेड आर द वंस व्हिच आर लिंक्ड टू फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ओके। इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस, ऑयल सीड्स, जूट, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टी। क्या क्या था भाई साहब प्रायर टू इंडिपेंडेंस? ऑयल सीड्स, जूट, gems and jewelry and tea,
टी ज्यादा था भाई साहब, क्योंकि टी प्लांटेशंस थे, ठीक है, आसाम में, दार्जिलिंग में, यहाँ पे टी प्लांटेशंस थे, ब्रिटिशर्स ने उसको सेटअप किया था। आपको थोड़ा सा अगर रिकॉल करेंगे तो हमारे नेशनल मूवमेंट में प्लांटेशन वर्कर्स का एक भाई साहब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, ठीक है। सो इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रायर टू, तो आपका क्या था भाई साहब, जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट्स प्रायर टू जेम्स एंड ज्वेलरी हमारा नहीं था एक्सपोर्ट में, ठीक है। वी डिडंट मैन्युफैक्चर, हम उतने रिच थे ही नहीं कि हम जेम्स एंड ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। हाँ, जो हमसे लूट पाट के लेकर गया वो अलग बात है, बट वी वर नॉट एक्सपोर्टर्स ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी, ठीक है। इंडियाज इंपोर्ट्स प्रायर टू इंडिपेंडेंस क्या क्या था भाई साहब, इलेक्ट्रिकल गुड्स नो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अभी उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी के गैजेट्स उतने डेवलप हुए ही नहीं थे। मोटर व्हीकल्स, क्लॉथ, हाईटेक मशीनरी, सबसे ज्यादा क्या होता था भाई साहब आपका, हाईटेक मशीनरी, ठीक है। प्रायर टू इंडिपेंडेंस था कि भाई साहब, ये तो गलत लग रहा है भाई साहब मेरे को, क्लॉथ था। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, इंडियाज एक्सपोर्ट आइटम्स, केमिकल्स, जेम्स, आयरन, टेक्सटाइल्स। ओके, इंडियाज इंपोर्ट आइटम्स, गोल्ड इंपोर्ट होता है भाई साहब, स्टील, फर्टिलाइजर, ज्वेलरी। और वन आउट है वो, ज्वेलरी हम बनाते हैं, गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं, समझ में आ रही है। वी इंपोर्ट गोल्ड यस, लेकिन ज्वेलरी हम खुद बनाते हैं, हमारे यहाँ पे ज्वेलरी डिजाइन के बहुत सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। ओके, दैट कंप्लीट्स द चैप्टर आपका। अरे रुक जाइए भाई साहब, ये क्या कहते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स में और कौन सा चैप्टर बाकी है, एक वो जो चल रहा था, हाँ 9 चैप्टर बाकी है। तुम लोग का मैथ्स का क्या भाई साहब, कौन सा करना है बताइए, कब से करना है वो भी बताइए। आज नहीं बता पाएंगे, कल तक मैसेज में बता देंगे, सोचकर डिस्कस करके बताइए भाई साहब कौन सा करना है। सुबह का कार्यक्रम रखेंगे, जल्दी उठिएगा भाई साहब, आ जाइएगा।